हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स। डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स। अब इस चीज को समझिए, ये जो टू कैंप्स है मतलब क्या है कि आपने देखा कि जो इंडिपेंडेंस का टाइम पीरियड था, ठीक है, इट कोलाइडेड विद द पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर। आजादी मिली, कोल्ड वॉर भी बढ़ता चले गया। उस टाइम पीरियड में वर्ल्ड जो था दो ब्लॉक्स में, दो कैंप्स में डिवाइड हो गया था, ठीक है। वहां पे हम क्या फॉरेन पॉलिसी रखेंगे, बहुत कुछ तय करने वाला था कि हम किस कैंप की तरफ जाने वाले हैं। अब इस टॉपिक को आपको किससे कनेक्ट करना है? पिछले वीडियो से और उससे पहले वाले वीडियो से। मतलब ब्रॉड हेडिंग हमारी क्या है कि दी पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। जो हमारी फॉरेन पॉलिसी में हमने नॉन अलाइनमेंट की कह सकते हैं अप्रोच को अडॉप्ट किया था ना, उस अप्रोच में हमने क्या देखा कि जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। पिछले वीडियो में पढ़ के आए, क्यों? क्योंकि वो फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने आइडियाज को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को फॉरेन पॉलिसी में रिफ्लेक्ट करवाया, ठीक है। उसी के साथ साथ में क्या है कि नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी थी उसका सबसे मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो रहा वो क्या रहा कि वी केप्ट अ डिस्टेंस फ्रॉम बोथ दी ब्लॉक्स, ठीक है। दोनों ही ब्लॉक्स से हमने क्या है बराबर वन आर्म डिस्टेंस ले लिया है। वन आर्म डिस्टेंस की बड़ी प्यारी कहानी है। मतलब जब भी इस चीज की बात करते हैं ना तो मुझे स्कूल की वो पुरानी बातें ध्यान आने लगती है कि किस तरह से स्कूल में असेंबली में वन आर्म डिस्टेंस लेते थे, ठीक है। प्रॉपर चेक करने आते थे कोई कोई कि वन आर्म डिस्टेंस है कि नहीं है, ठीक है, उसमें भी धक्का लगा देना आगे। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो यहाँ पे हम जो डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स की बात कर रहे हैं, तो व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी? इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या था? मैंने बताया था डेवलपिंग कंट्रीज जो है ना, तो डेवलपिंग कंट्रीज ऐसा नहीं कि हम हेजेमनी स्टैब्लिश कर लेंगे हमारी। डेवलपिंग कंट्रीज को तो सीधा समझ में आ रहा था कि अपने को तो क्या है, झुक के हाथ जोड़ के पीस और डेवलपमेंट की बात करना है, ठीक। तो द ड्रीम ऑफ पीसफुल वर्ल्ड बाय एडवोकेटिंग पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, ठीक है। तो दिस वाज द ऑब्जेक्टिव कि पीसफुल वर्ल्ड चाहिए हमें, तो हमें किसी भी रेस में दौड़ना नहीं है, ठीक। रिड्यूसिंग कोल्ड वॉर टेंशंस, एक ऑब्जेक्टिव यह भी था कि आजादी मिलते से ही बड़ा टेंशन यह था कि कोल्ड वॉर डेवलप हो गई है, तो उस कोल्ड वॉर वाले पीरियड में हमें टेंशन कम करना है, ना कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में कुछ ऐसा हो कि हमने यूएस को मदद दे दी तो यूएसएसआर हमसे नाखुश, कोल्ड वॉर का टेंशन और बढ़ गए। तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव वाज टू रिड्यूस कोल्ड वॉर टेंशंस, ठीक है। कंट्रीब्यूटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज टू द यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन। यूनाइटेड नेशंस का एस्टैब्लिशमेंट हमारे लिए एक तरह से क्या था, रिलीफ था कि भैया कोल्ड वॉर वाले पीरियड में यूएसए सही कि यूएसएसआर सही कि कौन सही कौन गलत, सब हटाओ, यूनाइटेड नेशंस सही, ठीक है। तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी वाज कंट्रीब्यूटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज टू यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल हो गया, मिलिट्री हो गया, सभी तरह से ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस को। ये क्या रहे हमारे ऑब्जेक्टिव रहे, किस चीज के? फॉरेन पॉलिसी के, ठीक। अब इसमें सवाल आते हैं, सवाल ये आता है कि देखो ये जो ऑब्जेक्टिव्स है, ये ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली क्या बोल रहे हैं कि नाइदर वी आर गोइंग विद द फर्स्ट कैंप, नाइदर वी आर गोइंग विद द सेकंड कैंप, ठीक है। तो सवाल ये आता है व्हाई इंडिया डिड नॉट जॉइन आइदर ऑफ द टू कैंप्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा। किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन क्यों नहीं किया? तो उसके पीछे का कारण क्या है? इंडिया वांटेड टू कीप अवे फ्रॉम द मिलिट्री अलायंस लेड बाय यूएस एंड सोवियत यूनियन अगेंस्ट ईच अदर। इंडिया एडवोकेटेड नॉन अलाइनमेंट एज द आइडियल फॉरेन पॉलिसी अप्रोच। तो सीधा सा कंसेप्ट है यहाँ पे, क्यों नहीं गए उसके पीछे का जो क्यों है, तो क्यों तो सीधा सा है, जिस भी साइड जाते हैं दूसरी साइड नाखुश हो जाती है, ठीक है। और इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि हम दोनों ही साइड्स को अपीस करना चाहते थे, खुश रखना चाहते थे। और अगली चीज क्या है कि वो जो आर्म्स रेस लगी हुई थी, जो मिलिट्री अलायंस बन रहे थे, तो हम तो पीस चाह रहे हैं, ठीक है। जब आपको पीस चाहिए तो आपको मिलिट्री की क्या जरूरत है? बट दिस इज द रियलिटी। लेकिन पीस चाहिए तो आपको मिलिट्री की जरूरत पड़ेगी ना, ठीक है। इफ यू एस्पायर पीस देन यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वॉर। दिस इज द आयरन रूल, ठीक है, आयरन रूल है। खैर यहां पे जो बात करेंगे हम कि हम पीस की बात कर रहे थे, जो आइडियलिस्टिक बात करें, तो हमें मिलिट्री अलायंस से कोई मतलब नहीं था। और इंडिया ने क्या एडवोकेट किया कि नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी है, नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी जो इट इज द आइडियल फॉरेन पॉलिसी अप्रोच। मतलब neither we will go with the first camp nor we will go with the second camp. What was the reality? This is the question. reality क्या थी आप सभी जानते हैं ना reality क्या थी? तो उस समय पे अगर आप जैसे देखेंगे तो reality ये थी कि जो distance from two camps की हम बात कर रहे थे, ठीक है, हम जो क्या कर रहे थे, नॉन अलाइनमेंट का झंडा लेके चल रहे थे ना, तो दिस वाज डिफिकल्ट बैलेंसिंग एक्ट एंड समटाइम्स द बैलेंस डिड नॉट अपीयर परफेक्ट, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप में जो बैलेंस क्रिएट करना था, तो इट डिड नॉट अपियर्ड एग्जैक्टली परफेक्टली एज इट वॉज एक्सप्रेस्ड, ठीक है, कि जो हम एक्सप्रेस कर रहे थे कि बैलेंस बना के रखेंगे ना ये ब्लॉक ना वो ब्लॉक, वो कभी कभी डिस्टर्ब हुआ है। कैसे? तो उसके क्लासिकल एग्जांपल है, इन्हें समझना अच्छे से। देखो इवेंट जो है आप पढ़ के आए हो, ये हिस्ट्री है और इस हिस्ट्री में हमें पॉलिटिकल एंगल देखना है।
क्या होता है कि हिस्ट्री में एक ऐसा एक इवेंट ये भी आता है 1956 का, जब क्या होता है ब्रिटेन जो है अटैक कर देता है इजिप्ट के ऊपर, ठीक है, ओवर स्यूज कैनाल इशू, ठीक है, ब्रिटेन का अटैक करना स्यूज कैनाल इशू के ऊपर, मतलब जो स्यूज कैनाल क्राइसिस हुए जहां पे इजराइल का मतलब कह सकते हैं कि पहली बार आपको एंगेजमेंट देखने को मिलेगा अरब नेशंस के साथ में, दूसरी बार, ठीक है, पहला तो जब बनाया गया था तब, दूसरा एंगेजमेंट यहां पे होता है इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच में जो वॉर था, ठीक है। तो ये वाला जो इवेंट हुआ था हिस्ट्री का, यहां पे पॉलिटिकल एंगल क्या देखना है आपको कि इंडिया तो नॉन अलाइन कंट्री है, इंडिया को किसी के तरफ नहीं बोलना चाहिए था कायदे से, या फिर इंडिया को सिर्फ क्या करना चाहिए था, मुद्दा सुलझाना चाहिए था, लेकिन इंडिया ने यहां पे क्या किया, ब्रिटेन के अगेंस्ट में बोला, मतलब वेस्टर्न ब्लॉक के अगेंस्ट में बोला इंडिया ने, ठीक है। तो इंडिया लेड दी वर्ल्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस न्यू कॉलोनियल इन्वेजन। इंडिया ने क्या कहा कि ब्रिटेन का ये जो स्यूज कैनाल के ऊपर कब्जा करने का प्लान है, ठीक है, इजिप्ट ने खैर क्या कहा, इजिप्ट ने पावर को अपने पास बनाए रखी, और इसी इवेंट से कौन हीरो बन के निकला था, ध्यान करो, जो अब्दुल नसीर थे, तो वो क्या है, वो हीरो बन के निकल के आए यहां से इस इवेंट के बाद से, 1956 के स्यूज कैनाल क्राइसिस के बाद से। और फिर इंडिया का एक पॉइंट ये भी हो गया कि हमारे नॉन अलाइन कंट्री के पार्टनर है अब्दुल नसीर इजिप्ट, तो उनके अगेंस्ट में ब्रिटेन एक्शन ले रहा है और ब्रिटेन को क्रिटिसाइज किया, ठीक है। तो हमें एक परफेक्ट बैलेंस बनाए रखना था कि वी आर कीपिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द कैंप्स, लेकिन हमने क्या किया, यहां पे एक कैंप को क्रिटिसाइज किया और वही सेम एक्शन जब दूसरा कैंप लेता है, मतलब सोवियत यूनियन, ये वेस्टर्न ब्लॉक था, ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉक था, अब वही सेम स्टेप जब कौन लेता है, ईस्टर्न ब्लॉक लेता है। तो बट इन द सेम ईयर व्हेन यूएसएसआर इन्वेडेड हंगरी, इंडिया डिड नॉट ज्वाइन इट्स पब्लिक कंडेमनेशन, ठीक है। तो इंडिया ने इस समय पे यूएसएसआर को क्रिटिसाइज ही नहीं किया, मतलब ब्रिटेन करे तो सही और ये करे तो, मतलब यूएसएसआर करे तो सही, ब्रिटेन करे तो गलत, ऐसी वाली अप्रोच किसने रखी, इंडिया ने। तो इसी के चलते कहा कि व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट कि वी शुड कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द ब्लॉक्स, तो उसमें एक परफेक्ट बैलेंस नजर नहीं आया, ठीक है, वो परफेक्ट बैलेंस ऐसे नजर नहीं आया। यूएसएसआर ने हंगरी में क्यों इन्वेट किया था, तो हंगरी में रेवोल्यूशन पे उतर आए थे, खास करके जो स्टूडेंट्स थे वो प्रोटेस्ट पे उतर आए थे कि हंगरी जो है, तो वो क्या है, हंगरी को जैसे आप देखेंगे नाजी फोर्सेस से आजाद करवा के यूएसएसआर ने क्या कर लिया है, अपनी रेड आर्मी के अंडर में रख लिया है, वहां पे प्रो सोवियत गवर्नमेंट को स्टैब्लिश कर दिया है, सैटेलाइट स्टेट बना दिया है, ठीक है। थोड़ा यहां समझे अगर जैसे, तो ये हंगरी है, ठीक है, ये रहा हंगरी। तो हंगरी का ये मतलब हंगरी के लोगों का ये था कि यूएसएसआर का अनड्यू इन्फ्लुएंस है हंगरी के ऊपर, ठीक है, जो कह सकते हैं कि सैटेलाइट स्टेट बना के रखा है वार्सो पैक्ट का, उसको वहां पे पपेट गवर्नमेंट बिठा के रखी है, तो उसके लिए लोग प्रोटेस्ट किया, तो यूएसएसआर ने अपने कह सकते हैं सोवियत आर्मी को पहुंचा दिया और वो प्रोटेस्ट को क्रश कर दिया, लेकिन तब इंडिया ने कुछ नहीं बोला। और ये जो स्यूज क्राइसिस यहाँ पे स्यूज कैनाल के यहाँ पे डेवलप हुआ, तो इसमें इंडिया ने आवाज उठाई ब्रिटेन के अगेंस्ट में, ठीक है। तो ये परफेक्ट बैलेंस, मतलब जो हम कह रहे हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स, तो वो कभी कभी ब्लर्ड हो जाता था, ठीक है। अब देखो, अब इसी के चलते क्या है, इसी के चलते आप जैसे देखेंगे ना, इसी के चलते क्या होता है कि हमारा टेल्टेशन सोवियत की तरफ दिख रहा था, हम कह नहीं रहे थे लेकिन दिख रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यूएस तो नाखुश रहेगा ही रहेगा और सोवियत जो है अंदर ही टेबल हमसे खुश रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और उसके इवेंट्स भी हुए, वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, ऐसा नहीं है कि हमने जब डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स की बात करी तो दोनों कैंप हमसे नाखुश हो गए, दोनों कैंप ने एट टाइम्स हमारी मदद भी करी है, सोवियत यूनियन ने भी करी है और उसने भी करी है, यूनाइटेड स्टेट्स ने भी। जैसे आप पिछले चैप्टर में पढ़ के आए कि जब हमारे यहाँ फूड क्राइसिस हुआ था तो यूनाइटेड स्टेट्स मदद के लिए उतरा था, लेकिन वो सब अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट लेके आते थे कि उनको अपना स्वार्थ वहां पे पूरा करना रहता था। खैर, अब जो हमने डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स की बात करी, जिसमें हम कभी कभी क्या हो जाते थे, कभी कभी हमने जो प्रण लेते थे कि हाँ दोनों कैंप से डिस्टेंस रखेंगे, उसमें हम मलाफाइड होते दिखते थे, यूएस की तरफ और यूएसएसआर की तरफ टिल्टेड होते हुए दिखते थे। तो उससे हुआ क्या कि जो इंडिया और यूएस के रिलेशंस थे ना, तो हमारी नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी, जो कहने को डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स की थी, लेकिन मतलब कोशिश भी करी हमने रखने की, तो उससे यूएस और इंडिया के रिलेशन पे क्या इंपैक्ट आया, ठीक है। तो आपको उस कंटेक्स्ट में समझना है कि यूएस इंडिया रिलेशन, ठीक है, ओवर दी पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी के ऊपर यूएस और इंडिया के रिलेशन कैसे रहे। तो व्हाइल इंडिया वाज ट्राइंग टू कन्विंस अदर डेवलपिंग कंट्रीज अबाउट द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, पाकिस्तान ज्वाइंड द यूएस लेड मिलिट्री अलायंस, ठीक है, सीटो सेंटो मैंने बताया था आपको। तो अब क्या हो रहा है कि जब इंडिया दूसरे देशों को पटा रहा है कि आओ भैया, ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट को स्ट्रांग करते हैं, तो उस समय पे इंडिया का ही नजदीकी, जो इंडिया का ही एक पार्ट था पाकिस्तान, ठीक है, हम में से तो निकला है। तो अब क्या होता है कि पाकिस्तान जो है वो किसकी तरफ झुक गया, पाकिस्तान झुक गया यूएसएसआर की तरफ, सॉरी यूएस की तरफ, ठीक है। पाकिस्तान जॉइंड द यूएस लेड मिलिट्री अलायंस। The US was not happy about India's independent initiatives and the policy of non-alignment. तो यहां पे आपको इस चीज को समझना है, जब पाकिस्तान ने यूएस
लेड मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन कर लिया तो यूएसए को ऐसा लगता था, ऐसा होता ना कि भाई तू क्यों नेता बन रहा है, ठीक है। तो उस तरह से यूएसए को ऐसा लगता था कि वाई इंडिया कांट ज्वाइन यूएस लेड मिलिट्री अलायंस, जब पाकिस्तान ज्वाइन कर सकता है। तो इंडिया ने अपना आर्ग्यूमेंट दिया कि नहीं नहीं, हम तो हमारे आइडिया जो है, हम क्या है, दोनों ही ब्लॉक के बीच के टेंशन को कम करेंगे, ये वो सारी अप्रोचेस, मतलब हम अपने पॉइंट पे सही थे, हम अपने पॉइंट पे सही थे, लेकिन हमारा पॉइंट जरूरी थोड़ी था कि आप जो सोच रहे हो सामने वाला भी वैसे ही आपको समझे आपके पॉइंट को, ठीक है। रिश्तेदार थोड़ी ना आपका, रिश्तेदार भी नहीं समझते आजकल, तो बड़ी समस्या है। तो ये चीज क्या है, ये चीज आपको कनेक्ट करना होगी कि इंडिया और यूएस के रिलेशंस, ठीक है, किस पॉइंट पे, जब इंडिया की जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी थी उस पर और बिगड़े हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया ने खुद तो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अडॉप्ट करी, दूसरों को भी मोटिवेट किया, परसुएट किया। वही चीज यूएसए को पसंद नहीं आती थी, यूएसए को लगता था कि ये भाई नेता है, ठीक है, इस तरह से। तो देयरफॉर देयर वाज कंसिडरेबल अनईज इन इंडो यूएस रिलेशन ड्यूरिंग द 1950s। द यूएस आल्सो रेजेंटेड इंडियाज ग्रोइंग पार्टनरशिप विद द सोवियत यूनियन। एक तो क्या है, हम बात कर रहे हैं नॉन अलाइनमेंट की और हम नजदीक जा रहे हैं सोवियत यूनियन के, तो यूएस बोल रहे थे कि या तो सीधे बोल के चले आओ तो हम आमने सामने हो जाए दोनों हाथ, लेकिन आप क्या है कि नॉन अलाइनमेंट की बात करते हो एंड यू आर टिल्टिंग टुवर्ड्स सोवियत यूनियन। तो उसके चलते क्या है, तो जो इंडिया और यूएस के रिलेशंस रहे हैं, ठीक है, अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ नॉन अलाइनमेंट, वो उतने अच्छे नहीं रहे। वो तो 1990s के बाद से क्या हुआ है, 1990s के बाद से जैसे आप देखोगे, जब हमने इकोनॉमी को ओपन अप कर दिया और वो कैपिटलिस्ट है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तब उन्हें ऐसा लगा कि नहीं यार, इंडिया में भी दोस्ती करना चाहिए, इनके पास तो पैसा है, पॉपुलेशन है, ऐसा, ठीक है। तो वो कहानी रहती है। अब आपने क्या है, आपने पढ़ के भी आए कि द पॉलिसी ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स। तो हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट में, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में, कि हमने ये बोल दिया कि भैया हम तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे फोकस करेंगे, हम ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, ठीक है। हम किसी भी कंट्री से क्या इंपोर्ट्स, मतलब इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम हमारी कंट्री के अंदर की जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें सेल्फ सफिशिएंट बनाने पे फोकस करेंगे। तो जो हमारे हाई साउंडिंग आइडियल्स थे ना, उनके चलते क्या, उनके चलते जो हमने डिस्टेंस बनाए रखा दोनों कैंप से, मिलिट्री टर्म्स में भी, मिलिट्री टर्म्स के अलावा देखो, और उसका नुकसान हुआ पता है, 62 में अगर हमारा मिलिट्री अलायंस होता किसके साथ में, यूएसए के साथ में, तो 62 की चाइना की वॉर जो थी ना, चाइना की वॉर में हम क्या करते, पछाड़ देते। किसको पछाड़ देते? चाइना को, शायद। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास मिलिट्री इक्विपमेंट्स नहीं थे ना, हमने सब कुछ क्या करके रखा था, हमने तो हिंदी चीनी भाई भाई चिल्ला रहे थे हम, ठीक। तो हमारा जो डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स रहा, और यही इकोनॉमिक डायमेंशन में भी देख लो कि अगर हम पहले से मदद लेना चालू कर देते शायद कैपिटलिस्ट कंट्रीज की, तो इकोनॉमिकली और ग्रो कर जाते, क्योंकि लिबरलाइजेशन के बाद में इकोनॉमिक ग्रोथ तेजी से हुई है ना। खैर, हिस्ट्री में कभी ये नहीं पढ़ा जाता कि व्हाट इफ वाला एंगल नहीं देखा जाता है, जो हुआ उसको ही आप क्या करते हो, एनालाइज करते हो फिर। तो एनालिसिस में वो पॉइंट भी निकल के आता है। तो हमारी जो पॉलिसी रही है, डिस्टेंस, the policy of distance from two camps limited India's economic interaction with the outside world। और इंडिया का इकोनॉमिक इंटरेक्शन जब आउटसाइड वर्ल्ड के साथ में लिमिटेड रहा, तो दिखती बात है कि when we were not economically powerful, it was for sure that US would not have interest in us, ठीक है। यूएस को कोई इंटरेस्ट नहीं था कि पैसा तो है नहीं, लेकिन जब हमने हाँ इकोनॉमिक डायमेंशंस ओपन अप किए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, फिर देखो, फिर तो ऐसी दोस्ती हुई कि एक ही थाली में बैठ के खाने लगे हम दोनों, ठीक है। वो कहानी थी पूरी। तो आशा करते हैं आपको डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स वाला टॉपिक समझ में आया। मैं आपको मल्टीपल एंगल्स दिखाता हूं, नॉट नेसेसरली कि एग्जाम में सारे एंगल्स आएंगे, लेकिन बस वो ये है कि आप समझ पाए चीजों को अभी से। तो हम जो पढ़ रहे हैं एक बार कनेक्ट कर लें, क्योंकि लास्ट टॉपिक और पढ़ेंगे, इसके बाद वाला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो भी नॉन अलाइनमेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि हमने पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट को अडॉप्ट किया, ठीक है। ये फॉरेन पॉलिसी का मेजर रिफ्लेक्शन था। अब इसमें क्या है, जवाहरलाल नेहरू का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा। साथ ही साथ नॉन अलाइनमेंट का मतलब क्या था कि वी आर गोइंग टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम दी टू कैंप्स, बट व्हाट वाज द रियलिटी। तो रियलिटी ये थी कि हम वो एग्जैक्ट बैलेंस जो परफेक्ट दिखना चाहिए एट टाइम्स वो अचीव नहीं कर पाते। तो उसी के चलते क्या है, तो बैलेंस जिसके फेवर में झुकता था वो तो खुश रहता था, जिसके फेवर में नहीं झुकता था, जैसे यूएस के फेवर में नहीं झुक रहा था हमारा बैलेंस, तो इंडिया और यूएस के रिलेशंस जो हैं अंडर द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट क्या रहे, उतने फ्रूटफुल नहीं रहे, ठीक है। देयर वर, कह सकते हैं कि देयर वर टेंशंस इन इंडो यूएस रिलेशंस, और वो सारी चीज हमने समझी है। नेक्स्ट वीडियो क्या है, नॉन अलाइनमेंट के नाम पे हमने क्या किया, एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज, एशिया और अफ्रीका में पता है क्या कॉमन था, कि दोनों ही कॉन्टिनेंट के देश आजाद हो रहे थे, डीकोलोनाइज हो रहे थे। आप देखोगे तो यहाँ क्या है, नेपाल हो गया, ठीक है, बुर्मा हो गया, श्रीलंका हो गया, इंडिया हो गया, इधर और चले जाओगे वियतनाम वगैरह हो गया, ये सारे देश भी आजाद हो रहे थे, पाकिस्तान है, ठीक है। ये एशिया के देश आजादी में पा रहे थे। वैसे ही अफ्रीका में आप चले जाओगे तो पूरा का पूरा अफ्रीका ही क्या था, गुलामी की जंजीरों में बड़ा बंधा हुआ था, वो भी धीरे धीरे आजादी पा रहा था। तो नॉन अलाइनमेंट में एक और जो मेजर एंगल है, ठीक है, जिसमें कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इंडिया की पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, वो था अफ्रीका और एशिया की यूनिटी। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आशा करते हैं यहां तक चीजें आपको समझ में आई है। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से क्लास किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सारा सब कुछ
वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन वीडियो लेक्चर्स को आप घर बैठे देख सकते हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। करना क्या होगा, आपको यूट्यूब चैनल पर वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। साथ ही साथ आप गूगल पर भी देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, और गूगल से आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको सारा सब कुछ अरेंज मिलेगा। magnetbrains.com सर्च करना है, magnetbrains.com सर्च करना है और आपको वहां पे सारी क्लासेस मिल जाएंगी। सारी क्लासेस मिल जाएंगी, आप जिस भी क्लास में उस क्लास को सेलेक्ट करो, घर बैठे आराम से आसानी से क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, क्लास सेलेक्ट करते हैं, सब्जेक्ट आएंगे, सब्जेक्ट में जिस आपको जो चैप्टर पढ़ना है, जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो क्लिक करो, चैप्टर, टॉपिक, सब टॉपिक, सारा सब कुछ घर बैठे सिलेबस कंप्लीट करो। अपने जूनियर्स को जरूर बता देना, किंडरगार्टन से क्लास 12 तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।